हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं कक्षा 9 का गद्य खंड से राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित ल्यासा की ओर। पहले इनकी जीवनी पढ़ लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदारनाथ था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1913 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उनका जन्म किस सन में हुआ और कहाँ पर, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई और इन्होंने किस सन में श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ये श्रीलंका क्यों गए थे और इनका नाम राहुल सांकृत्यायन क्यों पड़ा और इनका मूल नाम क्या था। इतने से ही देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे। इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई? काशी, आगरा, लाहौर। किस सन में ये श्रीलंका गए? 1913 में। राहुल सांकृत्यायन श्रीलंका क्यों गए थे? बौद्ध धर्म, वहीं जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। ये किन किन भाषाओं के जानकार थे? तो राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। किस लेखक को महापंडित कहा जाता था? राहुल सांकृत्यायन को। राहुल सांकृत्यायन को किसकी उपाधि दी गई थी? राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई थी। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। बच्चों, इनके प्रमुख कृतियों पर भी ध्यान दीजिएगा। इनकी प्रमुख कृतियां ये सब हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्त लेखक में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी बिल्कुल अलग है और उच्चतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। आगे देखते हैं घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी से
मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। घुमक्कड़ी का मतलब कि जगह जगह के घूम करके वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञानवर्धन और अज्ञान के यानी जिन स्थलों को नहीं जानते थे उन स्थलों की जानकारी और साथ साथ वहाँ की संस्कृति, सभ्यता के बारे में, वहाँ के जनजीवन के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी रखते थे और उनके जनजीवन की झांकी का बहुत सुंदर चित्रण करते थे। अब आ जाते हैं इस कहानी में ऐसा क्या है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यानी जब लेखक स्वयं तिब्बत की यात्रा पे गए थे तो उन्होंने वहाँ पे जो अनुभव किया, जिन कठिनाइयों का सामना किया, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता वगैरह के बारे में उन्होंने इस कहानी में विस्तार पूर्वक लिखा है। जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की अनुमति नहीं थी, यानी वहाँ की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म में यानी बनावटी वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया, यानी रोचक भाषा में। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ये थी उनकी जीवनी के बारे में। और इस यात्रा वृतांत में उन्होंने किन भागों का वर्णन किया है वो अब आइए आगे पढ़ते हैं कहानी, यानी तिब्बत की यात्रा। तिब्बत की यात्रा में ल्हासा की ओर, जो कि तिब्बत की एक, देखिए वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी लडीपोट का रास्ता जब कहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी, यानी कि जो आवागमन का साधन है। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। परित्यक्त यानी पहले से परिपूर्ण रूप से बना हुआ, चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। अब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पकाकर दे देगी। लेखक कहते हैं कि वहाँ पर छुआछूत नहीं है। पहले फौजी पलटन रहा करती थी तो छोटे छोटे दुर्ग बने हुए थे जहाँ पर कि फौजी लोगों का निवास होता था। अब वहीं पर लोग छोटे छोटे अपने आशियाने बना करके रहने लगे और वहाँ की स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती हैं। वहाँ पर छुआछूत की कोई बात नहीं है और वहाँ पे अगर कोई अपरिचित हो तो भी बिल्कुल घर में प्रवेश कर सकता है और उनसे चाय चाहे तो वो बनवा करके ले सकता है। कोई भिखारी बिल्कुल ही निम्न कोटि का हो तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ इस डर से कि कहीं ये चोरी न कर ले। तो बहू या सासू को अपनी झोली में चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए पकाकर, कि यहाँ की कोई भी आपसे छुआछूत या अपरिचितों जैसी भावना नहीं रखता था। मक्खन, वह आपके लिए उसे पकाकर मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन ठोड़ी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोड़ी, यानी जिसे हम किचन कहते हैं, में चाय मत कर ला सकते हैं।
चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कह रहे हैं लेखक यहाँ पर कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जा करके जहाँ पे चाय बन रहा है वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं कि कहीं मेरा दिया हुआ सामान पूरी तरह से मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब तक चलने लगे, यानी जो पक्के छोटे छोटे मकान वहाँ पे बने हुए थे जिसमें चीनी लोग रहते थे, वहाँ के निवासी, जब वहाँ से वो चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटे उसे दे दिए। शायद उसी दिन हम थेवड़ा के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए थे। वहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी कोई जान पहचान का आदमी वहाँ पर लेखक से उनकी मुलाकात हो गई। इसी वजह से वो भिखमंगे के वेश में थे, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ पर ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में। यानी भद्र यात्री का तात्पर्य यहाँ से है कि बहुत ही अच्छे घराने से बिलोंग करते हुए, यानी अच्छे घराने के लगते हुए, एक सुशील शांत व्यक्ति लगते हुए उन्होंने घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। उसके पहले के लेखक बात बता रहे हैं। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छठ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। यानी जो ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकलती है उसको पी करके वहाँ के लोग उस समय में ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अपने होशो हवास में नहीं हैं, यानी नशे में हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थेवड़ा पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी कि जो वहाँ से जाने का, टांडे से तिब्बत जाने का जो रास्ता था वह 16-17 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं था। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोने, तो उस पर जलने के लिए वहाँ के लोगों को बहुत दूर तक देखा नहीं जा सकता था। अगर वहाँ पर किसी की हत्या भी हो जाए तो किसी को पता न चले और सजा भी न हो। ऐसा निर्जन स्थान वो था। और ऐसे स्थान में उस स्थान में अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो किसी को परवाह भी नहीं रहता था, क्योंकि वो इलाका खतरों से खाली नहीं था। कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक, हथियार का कानून यानी कि वहाँ पर ये कानून नहीं चलता था कि आपको हथियार रखना है या नहीं रखना है। डाकू यदि जान से मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थेवड़ा के पास खून हो गया। शायद खून की इतनी अफवाह नहीं करते, सरिपरवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं जैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची यानी दया दया 1 पैसे रखते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। अब लेखक बता रहा है कि जब भी उसे डर लगता है, यानी कोई ऐसा सामना होता, तो वो अपने आप को भिखमंगे के रूप में वहाँ की भाषा में कुची कुची यानी दया दया करने लगते और भीख मांगने लगते। और आप सोच रहे हैं कि इस निर्जन
स्थान पर बोझा लाद करके 16-17 मील से कम नहीं है जहाँ पे जाना था, तो मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लटक्योर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान रख लेंगे और चलेंगे। क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा थी और पहाड़ की चढ़ाई थी, इसलिए लेखक का हिम्मत जवाब देने लगा और वो चलने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने सुमति से घोड़े की बात की। अब आगे देखते हैं। दूसरे दिन, अब लेखक बता रहा है कि उसके बाद दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। टांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त टांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे थे। हमारी दक्षिण तरफ यानी दक्षिण पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्चम स्थान पर टांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगों कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर